हिंदी का अब अंतिम चैप्टर पढ़ेंगे तो वो होगा गांव का घर। ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। तो आप जानते हैं चैप्टर का नाम से क्लियर है, गांव का घर। क्या पढ़ने वाले हैं? गांव का घर। गांव का घर किस प्रकार से था और आज किस रूप में बदल चुका है, इसी को पढ़ेंगे। और इसका राइटर जो है वो आपका कौन हो जाएगा? ज्ञानेंद्र पति। हर चैप्टर में आपका हिंदी में दिया गया है सबसे पहले राइटर, और राइटर से सवाल बनता है। तो चैप्टर पर जाने से पहले आइए हम लोग राइटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जहां से आज तक सवाल बना है और बनने की संभावना रहेगा। तो आइए सबसे पहले इनको नोट करते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलेंगे। सबसे पहली बात, क्या लेखक का जन्म कब होता है? तो आपका होता है 1 जनवरी 1950 को। लेखक का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1950 को। और इससे पहले भी कई वीडियो हिंदी का डाला हुआ है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। और जन्म स्थान की अगर चर्चा करें हम, किस स्थान पर जन्म होता है, ठीक है, तो पत्थरगामा, ठीक है, पत्थरगामा गोड्डा झारखंड में इनका क्या होता है? जन्म होता है। गोड्डा जो है आपका झारखंड का एक जिला पड़ता है, ठीक है। और किस क्षेत्र में होता है? पत्थरगामा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है आपका? माता का नाम इसका हो जाता है, क्या हो जाएगा आपका? सरला देवी। माता का नाम क्या है? सरला देवी। और पिता का नाम क्या हो जाएगा इनका? देवेंद्र प्रसाद चौबे। पिता का नाम क्या हो जाएगा? देवेंद्र प्रसाद चौबे। याद रखिएगा, माता का नाम पूछा गया सवाल है क्या? इनका ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम क्या रहा? तो सरला देवी। और पिता का नाम क्या रहा? देवेंद्र प्रसाद चौबे। और बीए और एमए किससे किए थे? अंग्रेजी से। किससे किए थे? बीए और एमए किससे किए थे वे? अंग्रेजी से। फिर बाद में वो एक पॉइंट और इसमें नोट कीजिए, पूछा गया सवाल है, ठीक है, 2-3 साल में प्रचलन सवाल हमें आया है कि बीए और एमए किस सब्जेक्ट से करता है। फिर बाद में एमए फिर किससे कर लेते हैं? ये हिंदी से करते हैं। फिर बाद में एमए किससे करते हैं? ये हिंदी से करते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। तो आगे अगर चर्चा करें तो वृत्ति मतलब क्या? अपने जीवन को चलाने के लिए उन्होंने क्या किए थे? बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी पास किए थे। और बीपीएससी द्वारा चयनित होकर उन्होंने कारा अधीक्षक के रूप में कार्य करते थे। किस अधीक्षक के रूप में कार्य करते थे? कारा का मतलब होता है जेल अधीक्षक, जो जेल होता है ना, तो उसमें अध्यक्ष के पद पे क्या हुए थे? नियुक्ति हुए थे। किस पद पर कार्यरत रहते हुए? तो बीपीएससी पास करके, यानी बिहार लोक सेवा आयोग को पास करके इन्होंने क्या किया था? कारा अधीक्षक पद पर क्या हुआ था? नियुक्ति पाया था। और जब ये जेल में अधीक्षक बनकर थे, तभी भी इन्होंने कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। और अंतर नौकरी छोड़ करके फकत कविता लिखना, यानी अपना ये नौकरी अंतर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ध्यान से देखिए, क्या वृत्ति के रूप में इन्होंने क्या बनाया? वृत्ति के रूप में क्या किया था? बीपीएससी पास करके, यानी क्या शॉर्ट में कर देते हैं? बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो चलिए हिंदी कर देते हैं, कारण क्या, अगर हिंदी पूछ दे तो दिक्कत है आपको, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग। और यहाँ से उन्होंने कौन सा पद मिला था? कारा अधीक्षक का पद मिला था, ठीक है। कौन सा पद मिला था? कारा अधीक्षक। तो जेल का जो अधीक्षक होता है ना, वही वाला पद मिला था। और अंत में क्या करते हैं? नौकरी को ये छोड़ देते हैं और कविता लिखना क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। क्या लिखना प्रारंभ करते हैं? कविता लिखना प्रारंभ करते हैं। हम कुछ पॉइंट को ही लिखेंगे, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा वही रहेगा, ठीक है। तो अब बाकी के अलावा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो याद कर सकते हो, फालतू का पूछेगा वही नहीं, ठीक है। निवास स्थान की बात करें तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में रहते थे। कहाँ रहते थे? वाराणसी उत्तर प्रदेश। निवास स्थान की बात करें तो वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश इनका क्या रहा? निवास स्थान रहा। आगे ध्यान से सुनिए कि सम्मान है पहल सम्मान 2006 में मिलता है इन्हें। सम्मान की अगर बात करें, ठीक है, सम्मान की अगर बात करें तो पहल सम्मान इन्हें कब मिलता है? 2006 में। पहल सम्मान इन्हें मिलता है आपका 2006 में। उसके बाद संशयात्मा पर इसे क्या मिलता है आपका? संशयात्मा कीर्ति था एक, ठीक, बहुत फेमस कीर्ति हुआ संशयात्मा इनका, ठीक है। संशयात्मा पर इसे कौन सा पुरस्कार मिला? कब मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना। 2006। साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला आपका? 2006, ठीक है। संशयात्मा याद रखिएगा, इन्हें 2 पुरस्कार मिला, एक पहल सम्मान 2006 में, और साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार इसे मिला था वो किस पर मिला था? संशयात्मा। 2 सवाल बनता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 2006 में। और किस पर मिला था? संशयात्मा पर। ये इनका क्या रहा? सम्मान। आगे देखिए क्या लिखता है। और कीर्तियां आप किताब से टिक लगा दियो, सारा हम लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, टिक लगाइए आप। क्या आंख हाथ बनते हुए, ध्यान से देखिए, कीर्तियां जितना दिया गया, अगर पूरे किताब का आप जोड़िएगा ना, 500 प्लस दिया गया, ठीक, 1 या 2 पूछेगा आपको, हम अंतिम टाइम में मेन टिक आउट करवा देंगे, ठीक है। अब यहां क्या करो, जितना हम बोले उतना टिक लगा लो। अब देखते रहना, रट्टा मारने की प्रयास आपको नहीं करना। लगा लिया टिक। सबसे इंपॉर्टेंट इसका संशयात्मा है, ठीक है। तो लगा लिए आंख हाथ बनते हैं, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना, संशयात्मा, भिनसार,
एक चक्रा नगरी पढ़ते गढ़ते, ठीक है। और ये सब क्या हुआ, कवि ने कहा, इसको मुख्य वीवीआई में लगाइए, कवि ने कहा को पूछा गया सवाल है, क्या कवि ने कहा किसकी कृति, आपको याद होना चाहिए ज्ञानेंद्रपति का कृति है। इसके अलावा और क्या क्या रहा इनका, एक बार और सुन लीजिए, आंख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए यह कागज बना है, क्या लिखा हुआ है, गंगा तट, संशयात्मा, भिनसार, कवि ने कहा, ये कविता संग्रह है, एक चक्रा नगरी, पढ़ते गढ़ते, पढ़ते गढ़ते, ये सारा कृति किसका है, आपका ज्ञानेंद्रपति का। तो आप इसे देख लेना, कवि ने कहा आप जरूर याद रखना, कवि ने कहा किसका कृति, आपका ज्ञानेंद्रपति कृति। आगे अगर बात करें तो एक संभावनाशील युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्रपति 20वीं शताब्दी में उत्पत्ति, छोड़िए ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिए। उसके नवीन कविता संग्रह संशयात्मा से ली गई प्रस्तुत कविता ऊपर कही गई बातों उदाहरण तो प्रमाण करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, आपका जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, गाँव का घर चैप्टर। कौन सा चैप्टर है, गाँव का घर। गांव का घर चैप्टर जो है वो कहाँ से लिया गया है, आपका संशयात्मा से। कहाँ से लिया गया है, संशयात्मा से। अभी जो आपको बताया गया संशयात्मा जिसकी फेमस कृति थी, इन्हीं से इनका क्या लिया गया है, आपका जो चैप्टर लिया गया है गांव का घर चैप्टर है वो आपका कहाँ से लिया गया, यही कृति संशयात्मा से लिया गया। सवाल पूछा जा सकता है क्या गाँव का घर जो कृति है, और सॉरी गाँव का घर कविता जो है आपका कहाँ से लिया गया है, संशयात्मा से। कहाँ से लिया गया, संशयात्मा से। तो एक शॉर्ट देखिए इंट्रोडक्शन आपका तैयार हो गया ज्ञानेंद्रपति को लेकर। क्या हो गया, सबसे पहला जन्म 1 जनवरी 1950 को, जन्म स्थान झारखंड पथरगामा गोड्डा झारखंड में होता है ना। उसके बाद इसके माता का नाम सरला देवी, पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। वृत्ति के रूप में इन्होंने क्या किया था, बीपीएससी पास किए हुए थे और कारा अधीक्षक के रूप में नियुक्ति हुआ था। और जेल में जब अधीक्षक बन के गए थे तो जो वहाँ कैदी हुआ करता था उसके लिए कई प्रकार के कल्याणकारी कार्य भी किए थे। अंततः ये नौकरी छोड़कर कविता लिखना क्या किए थे, प्रारंभ किए थे। फिर अगले पॉइंट पर आपको क्या बताया गया, इनको कुछ सम्मान मिला था, जो लिख रहा था कीर्ति क्षेत्र में कुछ सम्मान मिला। जैसे कि आपका कौन सा सम्मान मिला, तो इससे सम्मान में सबसे पहले पहल सम्मान मिलता है, 2006 में मिलता है। और संशयात्मा कृति पर इसे कौन सा पुरस्कार मिलता है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कितने ईस्वी में मिलता है, 2006 ईस्वी में मिलता है। और उसके बाद अंततः हम लोग इस बात को भी जाने, क्या इसके द्वारा कई कृति लिखा गया जिसमें से कवि ने कहा पूछे गए दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्या कवि ने कहा किनके द्वारा लिखा गया, ज्ञानेंद्रपति का सबसे फेमस कृति संशयात्मा। वहीं से आपका ये चैप्टर गांव का घर लिया गया। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग मुख्य क्या कहते हैं, जो हम लोग का कविता उसको पढ़ना हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। जैसे नाम से क्लियर है, चैप्टर का नाम क्या है, गांव का घर। कहाँ का घर का चर्चा करेंगे, गांव का घर। एक लाइन में आप समझिए, प्राचीन जमाने के गांव को देखते हुए आज के जमाने के गांव में क्या अंतर आपको देखने को मिलता है, बस उसी को पढ़ना। आप अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं क्या प्राचीन जमाने में हमारे गांव में क्या था और आज हमारे जमाने में क्या है। आप सिंपल सा अगर पर गांव और शहर में तुलना कीजिएगा तो आपको दो ही बात समझ में आएगा। गांव क्या होता है आपका, क्या थोड़ा यहाँ पर आपको सुविधा कम देखने मिला, जैसे अस्पताल या शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे, थोड़ा आपको क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। लेकिन शहर में क्या होता है, ये सारा चीज़ आसानी से उपलब्ध होता है। एक लाइन में समझे तो सुविधा की चीज़ें शहर में ज़्यादा होती है और क्या कहते हैं जो गांव होती है इसमें सुविधा की चीज़ें थोड़ा बहुत आपको क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। तो वो टॉपिक नहीं, हम लोग टॉपिक में ये देखेंगे क्या गांव किस प्रकार से, गांव में किस प्रकार से पहले घर था और किस प्रकार से स्थिति बना था, समाज में क्या परिस्थिति था उनको देखेंगे। और आज किस प्रकार से गांव को कहीं ना कहीं सर के द्वारा एकदम बुलाया हुआ जा रहा है और गांव के व्यक्ति इस गांव को छोड़ करके किधर जा रहे हैं, शहर की ओर जा रहे हैं। आइए हम लोग क्या कहते हैं कविता के माध्यम से समझते हैं कैसे लिखते हैं। गांव के घर का अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन से पेड़ से छुड़ाई गई गोंद की गेह, वह सीमा। ध्यान से देखो क्या कहता है, गांव की घर की वह सीमा, गांव की घर की वह अंतःपुर की चौखट। ध्यान से देखिए, अगर पक्की क्या कहते हैं उसका जब घर होता है, किसका घर होता है आपका, मिट्टी का जब घर होता है तो व्यक्ति का, तो आप क्या देखेंगे, अगर मान लो ये घर है, ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल मान लो, तो उसका घर में क्या होता है, जाने के लिए एक दरवाजा होता है। क्या होता है, जाने के लिए एक दरवाजा होता है अंदर जाने के लिए। तो इसी को क्या बोला जाता था, चौखट। क्या बोला जाता था, अंतःपुर की चौखट। और यहाँ रहता था किवाड़ रहता था जो कि अंदर या बाहर की ओर खुलता था। तो ये क्या कहलाता था, अंतःपुर की चौखट। और इस पर क्या होता था, गाँव घर में क्या होता है, सहजन का पेड़ होता है। सहजन का क्या होता है, पेड़ होता है और इसमें एक क्या होता है, गोंद टाइप का, जिसको आप लस्सा बोलते हैं, उस प्रकार का निकलता है। और जिससे क्या किया जाता था, टिकली साटा जाता है। क्या साटा जाता था, टिकली साटता था। हमारी माताएं बहनें उस समय क्या करती थी, टिकली साटा करती थी। और गांव का वो अंतःपुर का वो चौखट, यानी वो चौखट आपको आज कम देखने को मिलता है। अब कहीं ना कहीं
चौखट में कई नई नई रूपों में आपको घर में लगता हुआ दिख जाएगा। तो चौखट उस समय क्या होता था, एकदम पक्की कच्ची घर में जो होता था वो बाहर से क्या किया जाता, लगाया जाता था। अब तो फिक्सिंग आ जाता है। तो गांव का वो जो अंतःपुर का जो चौखट है उनके बारे में कभी बता रखा था कि जिस पर टिकुली साँटने के लिए क्या रखा जाता था, टिकुली साँटने के लिए क्या रखा जाता था, सहजन का पेड़ का लस्सा, सहजन का पेड़ का क्या रखा जाता, लस्सा, आपकी किताब के लिए गोंद, क्या है गोंद, जिससे सहजन का जो लस्सा गोंद होता था ना उससे क्या साटा जाता था, टिकुली साटा जाता था और गांव की वो अंतःपुर चौखट पे रखा जाता था। आगे देखो, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था बुजुर्गों को। अभी भी देखिएगा गांव देहात में क्या होता है कि अगर अंदर कोई आता है, ठीक है, तो सबसे पहले द्वार पे वो खांसता है, ठीक है, जिससे अंदर रहने वाले व्यक्ति को पता चल जाए कोई बाहर से आ रहा है। जैसे कि कोई भी इशारा देना या ढकढका देना या खांसना, जैसे बूढ़ा सब खांसता है ना, जैसे ऐसे करके खांसा जो जाता है। तो इस प्रकार से क्या करता है, पहले खांसा करता था ताकि अंदर के व्यक्ति को क्या चल सके, पता चल सके। आज क्या है, कोई दिक्कत नहीं, जाता है ऐसे हटा के एक ही बार आंगन चला जाता है। लेकिन पहले क्या था, गांव का अभी भी कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही आपको कम देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो प्राचीन हमारा गांव था वो कहीं ना कहीं आज क्या होते जा रहा है, लुप्त होते जा रहा है। कभी कहता है वह अंतःपुर की चौखट जो टिकुली साँटने के लिए सहजन का पेड़ का गोंद का यूज किया जाता था। गांव घर आने से, आंगन आने से पहले जो क्या कहते हैं खटकाना पड़ता था या आवाज निकालना, जो बुजुर्ग के द्वारा आवाज निकालता था, वो सारा का सारा चीज आज क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। आगे देख क्या लिखता है, खड़काऊं खटकानी पड़ती थी खबरदार को, यानी जो आता था उसको क्या करना था, खटकाना पड़ता था, क्या कोई आ रहा है, अब आंगन का व्यक्ति क्या हो जाए, सजग हो जाए। और प्रायः उसके उधर ही रुकना पड़ता था, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था। होता क्या था, जब व्यक्ति आता था तो अक्सर उसे उस पार में ही रहना पड़ता, जो आंगन का पर्दा होता था उसको उस पार में रहना होता था, और उधर से वो क्या करता था, जवाब देता था। और इधर से काम करती हुई महिला जो होती थी वो जवाब देती थी घर में है या नहीं है। जब भी पुरुष वर्ग आता था तो वो किससे मिलने के लिए आएगा, पुरुष वर्ग से। तो अंदर में अगर नहीं रहते थे तो पर्दे के उसी पार से, आंगन का जो पर्दा है उसके उसी पार से आवाज आता था, और इधर से आवाज जाता था है या नहीं है, और जैसा जवाब मिलता था और उधर से फिर वो घूमकर चला जाता है। लेकिन आज डायरेक्ट आंगन आ जाता है, ठीक है। अदृश्य यानी क्या, अंदर से कोई पर्दा होता है, ठीक है, अंदर से आवाज आता था, उसको सुनकर व्यक्ति चले जाते, किसी को बगैर नाम लिए हुए, ठीक है। वो तो अंदर से कोई भी रहेगा, महिला अपने पति का गांव में नाम नहीं लेती है, तो उसी प्रकार से तो महिला बिना पति का नाम लिए हुए कह देते वो नहीं है या है, या ऐसे करके आवाज आता था, और व्यक्ति अगर रहता था रुकता था, नहीं रहता तो वहां से चला जाता था। आगे लिखता है, जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम, अंदर में क्या करती, वो महिला काम के धारण रहती थी। सहज संकेत चिन्ह की तरह गाँव के घर की उस चौखट के बगल में, जो वही चौखट का बगल चर्चा हो रहा है, या चौखट के बगल में गेरू लिपि की भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक करके। ध्यान से देखो, ये जो है तुम्हारा चौखट होता था गांव के घर में, इधर क्या होता था, क्या कहते हैं वो मिट्टी का होता था, और मिट्टी को क्या, मिट्टी का जो होता था उसको क्या किया जाता था, गिरवा कलर से कलर किया जाता था। किस कलर से किया जाता है, गिरवा कलर से। लाल कलर से थोड़ा फीका होता है गिरवा कलर, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई है तो आपको पता होगा कि गिरवा कलर जो होता है लाल कलर से थोड़ा क्या होता है, फीका होता है, उससे घर को पेंट किया जाता है तो वो थोड़ा चमकदार होता है, ठीक है। तो वही कहता है क्या, गाँव के घर के, गाँव के घर का वो चौखट जिसके बगल में क्या होता था, गिरवा कलर से क्या किया जाता था, कलर किया जाता था। गिरू होता है जो लाल कलर से थोड़ा फीका होता है, घर पे किया जाता है, ठीक है। और जब उसको किया जाता था गांव के घर में, जब दूध लिया जाता था गांव में, जब व्यक्ति दूध लेता था, उठौना का मतलब होता है जब व्यक्ति प्रतिदिन दूध लेता था, आज से पहले, जिसको क्या बोलते थे, उठौना बोलते थे। आज भी उठौना बोला जाता है। जब व्यक्ति प्रतिदिन किसी के यहाँ से दूध लाता है तो उस पर क्या करता, जब दूध लेकर आता था, ये बगल जो चौखट के बगल में क्या करता था, दूध से एक दाग देता था, थोड़ा सा लाल था, और दूध कैसा होता था, व्हाइट होता था, एक दाग दे देता था, तो वो दाग क्या हो जाता था, वो रह जाता था किस पर, जो चौखट है बगल में, जो गेरू लिपि से क्या किया गया, कलर किया गया, उस पर किससे दाग दिया जाता था, चौखट पर एक दाग दे दिया जाता, चौखट के बगल में, ठीक है। और वो दूध का एक दाग रहता था। महीने के अंत में फिर क्या करता था, जो दूध देने आता था वो दादा, जो बूढ़ा होता था, वो उसको क्या कर लेता था, गिन लेता था और पता कर लेता था क्या कितना केजी दूध हुआ। आज क्या होगा, आप देके जाएंगे इधर एक क्या कर देगा, साफ कर देगा, पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ, ठीक है। तो ऐसे तो प्राचीन जमाने में स्थिति था, प्राचीन स्थिति था क्या, वही अब याद रखना कि चौखट के बगल में क्या होता था, गिरवा कलर से जो पेंट रहता था उससे दूध से क्या किया जाता था, एक एक दाग दिया जाता था, जितना दूध लिया जाता, 1 केजी लिया 1, 2 लिया तो 2, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता था, दाग दिया जाता था। और महीने के अंत में याद रखना क्या, जो चौखट के बगल में दाग दिया जाता था दूध का, कितना केजी ले लिया उठौना दूध का, वो कब किया जाता था, महीने के अंत में। कब गिना जाता था, महीने के अंत में। देखो गाँव की कितना अंदर जाके कभी लिख रहा है, ठीक है।
है। और उठौना दूध ला बूढ़े ग्वाल दादा, वो बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक का मतलब वही दुग्ध का क्या दाग दे देता था, और महीने के अंत में क्या करते थे, एक एक करके गिन लेते थे। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। कहता है जिस गांव की हम चर्चा कर रहे हैं, टिकली सहजन का चर्चा कर रहे हैं, वो चौखट की चर्चा कर रहे हैं, ग्वाल दादा की चर्चा कर रहे हैं, वह गांव आज हमारा क्या हो चुका है, खो चुका है। वो गांव आज हमें देखने को नहीं मिलता है। पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या पंच परमेश्वर खो जाने से लेकर कवि क्यों चिंतित है? आप सवाल लिख लीजिए, क्या पंच परमेश्वर को खो जाने से कवि क्यों चिंतित है? ये सवाल पूछा गया सवाल है और आपको आंसर बताते हैं। पंच परमेश्वर का अर्थ होता है, गाँव देहात में पंचायती का नाम जरूर सुने होंगे, या तो मीटिंग बोल सकते हैं, मीटिंग बैठ कोई लड़ाई उड़ाई होता था, एक पंचायती बैठता था, और पंचायती में 2-4 प्रमुख व्यक्ति होते थे जो निर्णय देते थे। क्या देते थे? निर्णय देते थे। आज क्या है, कुछ भी होता है व्यक्ति डायरेक्ट केस पे चला जाता है, तो वो पंचायती आज खत्म हो चुका है। लेकिन कवि क्या रहा है, क्या पंच परमेश्वर खो गया? अब याद रखो कि आज से पहले जो पंच होता था ना, परमेश्वर यानी उसे भगवान का दर्जा दिया जाता था, और पंचायती में जो बोल दिया जाता था वो देवतुल्य होता था। देवतुल्य का अर्थ ये होता है कि उसके बातों को माना जाता था। किसके बातों को माना जाता था? पंचायती करने वाले बातों को, पंचायती करने वाला जो व्यक्ति होता था उसके बातों को क्या किया जाता था, माना जाता था। लेकिन आज का पंच क्या आपको देखने को मिला, जिधर से पैसा देता है लेखक के अकॉर्डिंग, ठीक है, पंच परमेश्वर खो जाने के, अब हम सबका नहीं बोल रहे, 90% आपको ऐसा देखने मिलेगा, पैसा जिधर से देता है उसी पक्ष में वो पंचायती करके क्या होता है, चला जाता है। इसी कारण कवि कह रहा है कि पंच परमेश्वर की जो सार्थकता थी, जो वास्तविकता थी, वो आज क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो अब लिखेंगे पंच परमेश्वर की अगर बात करें, इसलिए कवि चिंतित है क्योंकि कहीं ना कहीं पंच परमेश्वर को प्राचीन समय में, आज से पहले कुछ समय में क्या होता था, उसे देवता तुल्य माना जाता था, उसके बाद को देव तुल्य माना जाता था। लेकिन आज में गांव के घर में वो पंचायती कहीं ना वो पंच कहीं ना कहीं बिकाऊ हो चुका है, और वो कहीं ना कहीं बिकाऊ होने के कारण से जो पंचायती या क्या कहते हैं, जो पंच हुआ करता था, उसका निर्णय किसी एक पक्ष में हो जाता है। इस कारण से कवि चिंतित है कि जो आज से पहले पंच होकर समाज में सारा निर्णय देता था, आज वो क्या हो चुका है, बिकाऊ हो चुका है। इसलिए कवि क्या है, चिंतित है। क्योंकि जिधर से आप अक्सर ही देखा जाता है ना, अक्सर तो आप पंचायती होता भी नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है क्या, पहले उसे क्या माना, देवता तुल्य माना जाता था, लेकिन आज वो क्या जो बिकाऊ हो चुका है। आज हमें गांव में भ्रष्टाचार आपको देखने को मिल जाएगा। भ्रष्टाचार मतलब मुखिया सरपंच के द्वारा जो काम कराया जाता है, आप देख लो उसमें ही जाके, जहां टेले लेबर का काम करना चाहिए वहां जेसीबी प्रयोग कर लेता है। इस प्रकार से गाँव में धीरे धीरे आप खत्म होते जा रहा है। गाँव में कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने काम से मतलब रखता है, और अधिकतर व्यक्ति गाँव छोड़कर शहर में बसना प्रवेश करता है। तो यही सब बातें को कभी लग रहा है क्या, गाँव का जो वो घर था वो क्या हो चुका है, आज खत्म होते जा रहा है। बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली, ठीक है। और अब की बेटुआ के दहेज में टीवी भी लालटेने हैं, अब भी दिन भर आलों की कैलेंडर से ढकी, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती। क्या कहती, अब क्या है, क्या पहले क्या होता, शादी में जब गांव में होता था, क्या होता था, लालटेने मांगा जाता था और बत्ती उत्ती हुआ करता था, ठीक है। आज क्या हो चुका है, बिजली आ चुका है। जहां पहले लालटेन लिया जाता था, आज लालटेन के जगह पे टीवी लिया जाता था। क्या लिया जाता है, टीवी लिया जाता है। बेटुआ की शादी में अब क्या चाहिए व्यक्ति को, टीवी हो चाहिए, क्योंकि अब दहेज आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं लालटेन उल्टेन पहले मिलता था, आज क्या मांगेगा, टीवी मांगेगा। क्या मांगे, वो टीवी मांगेगा। और कहीं ना कहीं वो लालटेन गुप्त हो चुका है, वो हमारी समाज की जो पहचान थी, कहीं भी आपको शायद लालटेन देखने को मिलेगा, ठीक है, जहाँ लाइट की समस्या रहती है वहाँ पर, लेकिन वो पूर्णतः आज खत्म ही हो चुका है, अगर मान लो आप तो, ठीक है। तो अब शादी में जो पहले लालटेने था, अब उसके जगह क्या चाहिए, टीवी चाहिए। क्या दिखा रहा है, समाज का परिवर्तन दिखा रहा है, किस प्रकार से समाज में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। आज से पहले क्या कहते हैं, बत्ती या बॉल जिसको आप बोलते हैं, वो सब नहीं था, लेकिन आज क्या हो चुका है, हर एक गाँव में लाइट आ चुका है, और सभी जगह अब शादी में क्या चाहिए, अब टीवी चाहिए। अब याद रहे, बिटवा को लालटेन की जगह क्या मिलेगा, टीवी। क्या चाहिए, टीवी चाहिए। और जो अब क्या होता है, अंधेरा क्या लिखता है कि रात के उजाले से अधिक अंधेरा उगलती। अब चारों साइड आपको दिखने मिलेगा, चाहे रात हो दिन हो, अब चारों साइड आपको उजाला ही उजाला देखने को मिलता है। अंधेरे में छोड़ दिए जाने से भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी। आज से पहले क्या होता था, क्या अंधेरा होता था, उसमें कुछ इन लोगों को फायदा होता है, गांव के व्यक्ति को कुछ अंजाद होता था। जैसे आप ध्यान से देखिए क्या हुआ करता था उस समय, जबकि चकाचौंध रोशनी मत आर्केस्ट्रा बज रही थी, कहीं बहुत दूर से पेट भड़काए कि आवाज भी नहीं आते यहाँ तक, न आवाज की रोशनी ना रोशनी की आवाज। क्या कहता है, क्या अगर उस समय होता था आर्केस्ट्रा, जो नाच बोलते हो आप लोग, ठीक है, नाच उस समय का एक सांस्कृतिक नाच हुआ करता था। आज के आर्केस्ट्रा आप तुलना मत करना, ठीक है। तो नाच क्या होता था, एक सांस्कृतिक हुआ करता था, जो उस समय सुनने को और देखने को मिलता था। उस समय जब नाच हुआ करता था, जिसको आप ऑर्केस्ट्रा बोलते हो, ठीक है, तो वो दूर से ही व्यक्ति को क्या मिलने मिलता था, सुनने को मिलता था, और एक लाइट जलता था
जिससे व्यक्ति को दूर से ही पता चलता है तो वहां पर ऑर्केस्ट्रा हो रहा है और व्यक्ति देखने के लिए जाते हैं। लेकिन आज आपको वो देखने को नहीं, ना रोशनी देखने को मिलेगा, ना आवाज देखने को मिलेगा, कुछ ही जगहों पर क्या होगा सिमट के रह जाता है। आज का ऑर्केस्ट्रा का आप नाम ही मत लो, ठीक है, तो वो खत्म हो चुका है। वो ऑर्केस्ट्रा नहीं जो ऑर्केस्ट्रा का हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, वो प्राचीन ऑर्केस्ट्रा जिसमें सांस्कृतिक कला छुपा हुआ था, ठीक है, आज के ऑर्केस्ट्रा नहीं, ठीक है, जिसमें कि नगनता छुपा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्या चकाचौंध रोशनी हुआ करता था जिससे व्यक्ति को ऑर्केस्ट्रा के बारे में पता चलता था। पट भिरका यानी पट लगाए भी व्यक्ति रहता था तो उसको पता चल जाता था, दूर से जब आवाज आती थी तो वहां पर क्या हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा हो रहा है। आगे लिखता है हैरी चैती बिरहा अल्लाह गूंगे, ये एक प्रकार की संगीत हुआ करता था जो व्यक्ति उस समय गाया करता था। लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता एक शोक गीत अनगाया अनसुना, लोकगीत की भूमि कहा जाता है भारत को, लोगों के द्वारा जो गाया जाता है। जैसे आप शादी के समय सोहर को सुने होंगे, मृत्यु के समय गाया जाता है, खुशी के उपलक्ष्य में गाया जाता है, जैसे जियो जियो ललनवा आप सुने होंगे गाना, ये सब क्या है, सोहर गीत है, ये लोकगीत है। कैसा गीत है, लोकगीत है, जो कि कहीं ना कहीं खुशी होता है गांव देहात में, उसको गाया जाता है। आज आपको कम ही यूट्यूब पर सुनने को मिलेगा गांव की गीत जिसे लोकगीत बोलते हैं। जैसे कि लोकगीत के अंदर आपको बताया गया होड़ी चैती बिरहा अल्लाह गूंगे, ये सब क्या था, तुम्हारा उस समय का गाना हुआ करता था, कई प्रकार के नाटक हुआ करता था जो उस समय देखने और सुनने को मिलता है। आज वो सारा चीज गांव में क्या हो चुका है, खो चुका। शहर में तो पहले था भी नहीं और आज तो होगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि गांव में ही खत्म हो रहा है। होड़ी चैती बिरहा अल्लाह आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर शायद मिले आपको, तो ये सब बहुत पुराना आपको गाना मिलेगा, ठीक, बहुत ही पुराना, जो कि लोकगीत बोलते हैं, जो कि समाज में व्यक्तियों के द्वारा गाया जाए, जो कि एक वंश से दूसरे वंश धीरे धीरे फैलता है, उसे कौन सा गीत बोला जाता है, लोकगीत बोला जाता है, ठीक है। और लोकगीत आज व्यक्ति भूलते हुए जा रहा है और नए नए गीतों में क्या हो रहा है, समर्पित होते जा रहा है। अगर लोकगीत को आप सुनेंगे उसमें वास्तविकता दिखेगा, गाँव की झलक दिखेगा, लेकिन आज अभी वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे देखिए क्या कहता है, क्या वो लोकगीत आज भटक गया, शोक गीत का अनसुना, वो शोक गीत सुनने को नहीं मिलता है। आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला वो सर्कस का प्रकाश बुलवा तो कब का मर चुका है। 10 कोस दूर से क्या होता था, जब सर्कस होता था ना, एक लाइट होता था, दूर से ही जलता था, ठीक है, और वो लाइट से पता चल जाता था 10 कोस दूर से व्यक्ति वहां पर क्या हो रहा है, सर्कस हो रहा है, और व्यक्ति वहां पर क्या करता था, पहुंच जाता था। लेकिन आज व्यक्ति को सर्कस आने वाला पर्चा, सर्कस का आने वाला वो लाइट भी नहीं आता, क्योंकि चारों तरफ रोशनी ही रोशनी रहता है। और क्या कहते हैं, अब सर्कस वाला भी नहीं आता। आप जितना चीज आप देखना चाहोगे, अब सर्कस कैसे दिखाता आपको मोबाइल में बता देगा, सर्कस करना आप सीखे 2 मिनट में, ठीक है, तो सर्कस देखने के लिए कोई नहीं जाता। कह रहा है कि वो समाज जो सर्कस दिखता था पहले 10 कोस दूर से लाइट, वो चीजें आपको देखने को आज नहीं मिलता है, क्योंकि सारा चीज आपका अवेलेबल रहता है मोबाइल पर, आसानी से देख सकते हो। और वो समाज में आप सर्कस दिखाने वाला भी कम मिले। आज से पहले अगर आप गांव में रहते होंगे, शहर में शायद कम ही होता है, तो गांव में रहते हैं, आज से 5 या 6 साल पहले आपके गांव में भी बहुत सा व्यक्ति सांप दिखाने आता होगा, लेकिन आज व्यक्ति सांप दिखाने के लिए बहुत कम आता है। कारण ये है कि सब कोई जानता है क्या मदारी वाला कैसे करता है, सारा मोबाइल पे पता चल जाता है आपको मदारी कैसे बेवकूफ बनाता है, तो कोई देख के बेवकूफ बनने तो जाए नहीं, ठीक है। तो ये सारा चीज गांव में स्थिति क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। 10 कोस दूर से जो प्रकाश का बुलवा प्रकाश आता था, जिसको देख के बाद व्यक्ति सर्कस देखने के लिए जाता था, वो भी प्रकाश आना क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। जैसे गिर गया हो गजदंतों का गवाकर कोई हाथ, रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धड़ पर छिज रहे जंगल में, लिलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते बस। कहता है जिस प्रकार से हाथी का जो दांत होता है वो गिर जाने के बाद उसे कुछ नहीं खाता, गजदन मतलब होता है हाथी का दांत गिर जाने के बाद उसका जीवन बेकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आज लग रहा है कि गांव में जिस प्रकार से संस्कृति खत्म हुआ है, लग रहा है क्या गांव का जो दांत है, गांव का जो संस्कृति है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। जिस प्रकार हाथी का दांत गिर जाता है तो उसकी कहीं ना कहीं उसका जो भोजन करने को होता है वो सारा चीज क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं उसकी जो सुंदरता होती है, हाथी की दोनों दांत जो होती है सामने वाला, वही उसकी क्या बढ़ाती है, सुंदरता बढ़ाती है। ठीक उसी प्रकार से गांव की सुंदरता क्या बढ़े, गांव की संस्कृति, गांव में जो प्राचीन सभ्य समाज में जो सारा चीज उपलब्ध था, जितना हम चर्चा की, वो सारा चीज गांव का कहीं ना कहीं सुंदरता, गांव का कहीं ना कहीं वास्तविकता, गांव की संस्कृति को बता रहा था। और वो सारा चीज जिस प्रकार हाथी का गजदंत, हाथी का दांत गिर गया, ठीक उसी प्रकार से लग रहा है कि गांव का ये संस्कृति आज क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और शहर क्या कर रहा है, हमें बुला रहा है। शहर क्या कर रहा है, बुला रहा है। अदालतों और अस्पतालों में फैले हुए रुनते रुंधाते और मित्र परिसर, यानी जहां पर आपको मित्र परिसर नहीं है, और शहर जहां पर चारों साइड क्या है आपको अदालत, अस्पताल, ठीक है, जैसे फैले अदालत, अस्पताल, स्कूल चारों साइड फैला हो, वो शहर आपको आज क्या कर रहा है, बुला रहा है। और मित्र परिसर एक ऐसा जगह, एक ऐसा परिसर है जहां पर आपका अमित्र यानी कोई भी मित्र नहीं है। गांव में अक्सर आप देखे होंगे कि अगर कोई नहीं भी जानता है तो एक दूसरे का कहीं ना कहीं भाईचारा आपको देखने को मिले, लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं है।
और शहर आज हमें बुला रहा है और शहर की ओर आज हम लोग क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सुविधा क्या है, ज़्यादा है। और शहर आपका कैसा परिसर है, अमित्र परिसर है, जिन्हें बुलवा से और जिन बुलवा से गांव की रीढ़ झुरझुराती है, और यही बुलवा के कारण गांव की रीढ़ झुर जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिस पर मानव जब खड़ा रहता है तो उसका रीढ़ का हड्डी उसमें क्या होता है, बैकबोन जो है आपका, वो सबसे बड़ा योगदान है। अगर रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए तो व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा। ठीक उसी प्रकार से गांव की रीढ़ की हड्डी क्या है, व्यक्ति जो यहाँ पर है, जो भाईचारा यहाँ पर बना हुआ है, जो संस्कृति यहाँ पर बना हुआ है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जिस प्रकार से रीढ़ की हड्डी खत्म होने से व्यक्ति झुक जाता है, ठीक उसी प्रकार से आज गांव की रीढ़ की हड्डी झुरझुरा रही है, क्योंकि सारा व्यक्ति यहाँ से निकलना चाह रहा है और गांव की संस्कृति जो मूल थी वो आज धूमिल होती जा रही है, जिस कारण से गांव की रीढ़ की हड्डी क्या होती जा रही है, झुरझुराती होती जा रही है। तो इस प्रकार से आपको हमने गांव के घर में एक कॉमन सेंस में बता सकते हो, ऐसे बता सकते हो, जो पहले था आज उसी रूप में क्या हो रहा है, परिवर्तन होकर व्यक्ति शहर के रूप में जा रहा है। और इन सभी बातों को आप याद रखना कि जिस प्रकार से गांव के अंतपुर का चौखट, वो टिकली सहजन की चर्चा हुई, टिकली सहजन की चर्चा हुई, इसके साथ ही जो अंतपुर की चौखट और जो बुलाने पर क्या होता है, जब कोई नहीं रहता था तो उसको क्या करने किया जाता था, क्या अंदर से कोई आवाज़ आता था, उधर से बोल दे, कोई नहीं तो द्वार से क्या होता, व्यक्ति चला जाता था। ये सारा पॉइंट को अब एक बार हमेशा से ध्यान से सुन लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।